आप सभी को झारखंडी जोहार। आप देख रहे झारखंड से जुड़े ताबड़तोड़ खबरें, रहे एक कदम सबसे आगे। प्रतिदिन खबरों को देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हम लोग खबरों की ओर। हजारीबाग केंद्रीय कारा से 3 कैदी फरार, हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा पर सवाल, जेल आईजी कर सकते हैं जांच। हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार से 3 कैदियों के फरार होने की घटना सामने आई है। तीनों कैदी धनबाद जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन ने कैदियों के फरार होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि 3 कैदी जेल से भागने में सफल रहे हैं। हालांकि फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि ये कैदी किस आपराधिक मामले में सजा काट रहे थे या फिर वे विचाराधीन कैदी थे। इस संबंध में जेल प्रशासन की ओर से विस्तृत जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार को राज्य की सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता है। यहाँ खूंखार अपराधियों, नक्सलियों और कई हाई प्रोफाइल विचाराधीन कैदियों को रखा जाता है। ऐसे में 3 कैदियों का फरार होना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नए साल में देवघर में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु, बाबा बैजनाथ मंदिर की पूरी तैयारी। शीघ्र दर्शन को लगेंगे 600 रुपए, सुबह 5 बजे से दर्शन। देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में नववर्ष के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ने की संभावना है। साल के आखिरी दिन और 1 जनवरी 2026 को देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु बाबा बैजनाथ के दर्शन पूजन के लिए देवघर पहुंचेंगे। भक्तों की मान्यता है कि साल के अंतिम दिन और नए साल के पहले दिन बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना करने से पूरा साल सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहता है। इसी आस्था के चलते हर साल की तरह इस बार भी बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने का अनुमान है। मंदिर प्रशासन के अनुसार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। नववर्ष को लेकर मंदिर परिसर के अलावा बीएड कॉलेज रोड, नेहरू पार्क, टावर चौक, शिवगंगा और आसपास के इलाकों में भी श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही देखने को मिल सकती है। इन 2 दिनों में कई लाख श्रद्धालुओं के बाबा धाम में पूजा करने आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे लेकर प्रबंधन की ओर से तमाम जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लातेहार के डीवीसी कोल साइडिंग पर फायरिंग, राहुल दुबे गैंग ने ली जिम्मेदारी, फेसबुक पर किया पोस्ट, मैनेज करने की कही बात। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र स्थित तुबेद गांव में डीवीसी की कोल साइडिंग उस समय दहशत में आ गई जब बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एंट्री गेट पर गोलीबारी कर दी। बाइक पर सवार 2 बदमाश साइडिंग के गेट के पास पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के 2 राउंड फायरिंग कर दी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। एक गोली कोल साइडिंग के एंट्री गेट की 4 दीवारी में जा लगी है, जिससे दीवार में छेद हो चुका है। गोली चलने की आवाज से वहां मौजूद कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ देर के लिए कोल साइडिंग का कामकाज भी प्रभावित रहा। कर्मचारी सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोल साइडिंग कैंप में तैनात पुलिस बल तत्काल घटना स्थल पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया है। इसके बाद सदर थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया है। थाना प्रभारी ने फायरिंग की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि 2 बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग के बाद फरार हो गए। गिरिडीह के बराकर जैन मंदिर के पास हादसा, वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, मित्र के बीमार बेटे को देखकर लौट रहे व्यक्ति की मौत। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बराकर जैन मंदिर के समीप सड़क हादसे में 51 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। मृतक की पहचान कुम्हार लालो निवासी सुरेश प्रसाद वर्मा के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार सुरेश प्रसाद वर्मा गिरिडीह स्थित नवजीवन अस्पताल में अपने एक मित्र के बीमार बेटे से मिलने गए हुए थे। मुलाकात के बाद वे बाइक से अपने घर कुम्हार लालो लौट रहे थे। इसी दौरान बराकर जैन मंदिर के पास विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर भीषण थी, जिससे घटना स्थल पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से बिना रुके फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है। अज्ञात वाहन व फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है ताकि वाहन की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को पकड़ लिया जाएगा। रिम्स में मरीजों के परिजनों को मिलेगी बड़ी राहत। कल से 25 रुपए में रिम्स में भर्ती मरीजों के परिजन ठहर सकेंगे विश्राम गृह में। रिम्स परिसर स्थित पावर ग्रिड विश्राम गृह के संचालन को लेकर लंबे इंतजार के बाद
बड़ी पहल की गई है। निर्धारित निविदा प्रक्रिया के बाद साउथ बिहार वेलफेयर सोसाइटी फॉर ट्राइबल्स का चयन किया गया है। चयनित संस्था द्वारा विश्राम गृह का संचालन नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से शुरू किया जाएगा। यह निर्णय दूर दराज से इलाके के लिए रिम्स आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। मरीज हित को ध्यान में रखते हुए विश्राम गृह के किराए में भी उल्लेखनीय कटौती की गई है। पहले जहां 100 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुल्क लिया जा रहा था, वहीं अब नई एजेंसी मात्र 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बिस्तर उपलब्ध कराएगी। रिम्स प्रबंधन ने बताया कि पहले 7 दिनों तक 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भुगतान करना होगा, जबकि 7 दिनों के बाद 50 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देना होगा। इन दरों को रिम्स की गवर्निंग बॉडी से अनुमोदन मिल चुका है। इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे इलाज के कारण आर्थिक दबाव झेलते हैं। अब तक विश्राम गृह का केवल पहला तल्ला ही संचालित था, जिससे सीमित संख्या में लोगों को ही लाभ मिल पा रहा था। नए संचालन के साथ 5 तल्लों में कुल 310 बेड पूरी तरह फंक्शनल हो जाएंगे। इससे रिम्स में भर्ती हजारों मरीजों के परिजनों को ठहरने का बेहतर विकल्प मिल पाएगा। झारखंड आकांक्षा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी, 16 जनवरी तक करे अप्लाई। झारखंड अकादमिक काउंसिल ने साल 2026 में होने वाली आकांक्षा परीक्षा के लिए परीक्षा पैटर्न और अंक वितरण स्पष्ट कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी जैक की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यह परीक्षा इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लैट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी। इस आकांक्षा परीक्षा का आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। ऑनलाइन जमा करने की तिथि 30 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 16 जनवरी तक 2026 तक भरा जाएगा। जारी विवरण के अनुसार आकांक्षा परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी और सभी उत्तर OMR सीट पर दिए जाएंगे। प्रत्येक विषय में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर विषय के लिए कुल 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। इंजीनियरिंग आकांक्षा परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और मानसिक योग्यता परीक्षा शामिल होगी। चारों विषयों में समान रूप से 40-40 अंक निर्धारित है। मेडिकल आकांक्षा परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और मानसिक योग्यता परीक्षा से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी विषयों का पूर्णांक 40-40 अंक होगा। पलामू के सब्जी बाजार में दुकान लगाने को लेकर विवाद, चाकू के हमले से युवक घायल। पलामू के मुख्य बाजार स्थित सब्जी मंडी में बुधवार को दुकान लगाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक की पहचान मोहम्मद आसिफ के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार लड्डू राइन और मोहम्मद आसिफ दोनों आसपास सब्जी की दुकान लगाते हैं। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोप है कि लड्डू राइन ने मोहम्मद आसिफ पर चाकू से हमला कर दिया। आसिफ ने रोकने की कोशिश की, जिससे उसकी उंगली में चोट लग गई है। घायल मोहम्मद आसिफ का इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मोहम्मद आसिफ ने इस संबंध में शहर थाना में आवेदन दिया है। पुलिस ने इसे आपसी विवाद बताया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। धनबाद में ट्रक और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर, कोलकाता के 2 युवक समेत 3 घायल। गोविंदपुर बलियापुर मुख्य मार्ग पर बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां जंगलपुर के समीप कोलकाता से खाद्य सामग्री लेकर आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप वैन की विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक के साथ टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में वैन में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान सदमन अंसारी, SK मेहर अली और रकीबुल के रूप में की गई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शी निसार अहमद के अनुसार ट्रक गलत दिशा से आ रहा था। इस दौरान पिकअप वैन के चालक ने नियंत्रण खो दिया और दोनों वाहनों में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि पिकअप वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और वैन में फंसे घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर जाँच में जुट गई है। गुमला का मिनिमम टेम्परेचर 2.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। रांची का पारा 1.8 डिग्री सेल्सियस गिरकर 5.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 1 जनवरी से शीतलहर से मिलेगी राहत। झारखंड में ठंड का असर चरम पर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 31 दिसंबर तक राज्य के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में दिन रात ठंडी हवा लोगों को कपकपाएगी। हालांकि नए साल की शुरुआत राहत भरी रहने की उम्मीद है। 1 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, जिससे ठंड का तीखापन कम होगा।
लेकिन सुबह शाम ठिठुरन बनी रह सकती है। ठंड के मौजूदा दौर में गुमला राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा। सोमवार से मंगलवार की सुबह के बीच यहाँ न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम है। इससे पहले बीते सप्ताह शुक्रवार को 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जिसे अब तोड़ दिया गया है। राजधानी रांची में भी मंगलवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। यहाँ न्यूनतम पारा 1.8 डिग्री गिरकर 5.4 डिग्री पर पहुंच चुका है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है। ठंड के कारण सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा और अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। डीजीपी को एक्सटेंशन मिलने पर सियासी घमासान, बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर साधा तीखा निशाना। झारखंड में डीजीपी तदाशा मिश्रा को सेवा विस्तार दिए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। जिस फैसले को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि तदाशा मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद किसी नए चेहरे को डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसी बीच सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन देने की घोषणा कर दी है। इस फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री के लिए नियम, कानून, संविधान और न्यायपालिका का कोई महत्व नहीं रह गया है। मरांडी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर इतिहास में जंगल राज चलाने वालों की सूची बनाई जाएगी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें सबसे ऊपर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान में आगे लिखा कि यदि नियमों की अनदेखी का सिलसिला जारी रहा तो मुख्यमंत्री चाहे तो किसी राजनीतिक व्यक्ति को भी डीजीपी बना सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि सुप्रियो भट्टाचार्य को भी डीजीपी नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि सरकार पहले ही यह साबित कर चुकी है कि उसे संस्थाओं की गरिमा की परवाह नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा है कि भले ही सरकार कानून और संविधान की अनदेखी करे, लेकिन ईश्वर से जरूर डरना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान की लाठी में आवाज भले न हो, लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी होती है। 2026 के स्वागत के लिए रांची पूरी तरह तैयार। सर्द रांची में उत्साहित सैलानी, 5 दिनों तक फॉल और डैमों पर जुटेंगे लाखों लोग। नया साल 2026 के स्वागत के लिए राजधानी रांची पूरी तरह तैयार है। शहर से लेकर आसपास के पर्यटन स्थलों पर उत्साह और उमंग का माहौल है। सर्द मौसम, चारों ओर फैली हरियाली और झरनों की खूबसूरती के बीच रांची इस समय किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लग रही है। पिछले कई दिनों से रांची और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है। ठंडी हवाएं, कोहरे की हल्की चादर और सुबह शाम की ठिठुरन ने मौसम को और भी रोमांचक बना दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ठंड का असर बरकरार रहने की संभावना है, जिससे पर्यटकों का रुझान और बढ़ सकता है। खासकर युवा वर्ग और परिवार नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए सर्द रांची को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही वजह है कि इस बार बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से काफी संख्या में पर्यटक छुट्टियां मनाने रांची पहुंच चुके हैं। शहर के 90% होटलों में रूम खाली नहीं है। इधर रांची शहर से लेकर आसपास के सभी पर्यटन स्थल सज धज कर पूरी तरह तैयार हैं। दशम फॉल, हुंडरू फॉल, जोहना फॉल, पतरातू घाटी, रॉक गार्डन, बिरसा जैविक उद्यान, धुरवा, गेतल सूद, कांके डैम सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में कोडरमा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, गाड़ी शोरूम को किया सील। कोडरमा में आय से ज्यादा संपत्ति से जुड़े मामले को लेकर एसीबी की टीम ने बीते मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र स्थित एक गाड़ी शोरूम को सील कर दिया है। शोरूम को सील करने से पहले एसीबी की टीम ने काफी देर तक मोटोजेन के शोरूम के अंदर कागजातों और दस्तावेजों की जांच की है और कई कागजातों के साथ शोरूम से लेन देन से जुड़े दस्तावेज और कंप्यूटर के सीपीयू को एसीबी की टीम अपने साथ ले गई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को हजारीबाग और रांची एसीबी की टीम कोडरमा स्थित मोटोजेन के शोरूम में कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इस टीम से तकरीबन 10 अधिकारी थे। यहां काफी देर तक शोरूम में जांच करने के बाद देर शाम के बाद शोरूम को सील कर दिया गया था। वहीं इस कार्रवाई को लेकर एसीबी के इंस्पेक्टर सुदामा राम ने जानकारी दी है कि शोरूम संचालिका स्निग्धा सिंह के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति रखने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर यह कार्रवाई की जा रही है और इन्हीं कारणों से शोरूम के दस्तावेजों की जांच करने के लिए शोरूम को सील किया गया है। हजारीबाग के उरीमारी में हुई गोलीबारी की राहुल दुबे गैंग ने ली जिम्मेदारी। राहुल दुबे गैंग ने हजारीबाग के उरीमारी में हुई गोलीबारी का जिम्मा लिया है। गैंग ने बुधवार को सोशल मीडिया पर जारी प्रेस विज्ञप्ति की है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि हजारीबाग के उरीमारी में दशाई मांझी के घर पर जो गोलीबारी की घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं
राहुल दुबे लेता हूँ। ये फोन इग्नोर करने का नतीजा है। अगर अभी भी तुम्हारा दिमाग नहीं खुला है तो अगली बार सीधा खोपड़ी खोल देंगे। जरूरत पड़ी तो गाड़ी पर बम भी फेंकवा देंगे। जितनी जल्दी तुम सिस्टम में आओगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ठीक होगा, नहीं तो हम अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। कांस्टेबल का शव नंदी ओवरब्रिज के नीचे मिला। देवघर पुलिस लाइन में तैनात थे। प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत की आशंका। देवघर के नंदन पहाड़ स्थित नंदी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक युवक का शव मिला है। सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। सूचना पर देवघर एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक पूछताछ आसपास के लोगों से की गई है। पूर्व वार्ड पार्षद आशीष पंडित ने बताया कि उन्हें सुबह शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली है। मृतक की पहचान राजू के रूप में की गई है, जो देवघर पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। उंटारी रोड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत। शिनाख्त के प्रयास जारी। पलामू के डेहरी ऑन सोनगढ़वा रेलखंड पर उंटारी रोड स्टेशन के पास पोल संख्या 334/29 के निकट ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत हो गई है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक ट्रेन से गिरा है या सीधे ट्रेन की चपेट में आया है। पुलिस दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं मृतक का चेहरा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे पहचान करने में कठिनाई हो रही है। प्रशासन आसपास के इलाकों व सोशल मीडिया के माध्यम से शिनाख्त के प्रयास कर रहा है। वहीं प्रशासन ने अपील किया है कि इस युवक को जो भी पहचानते हो या उसके बारे में कोई जानकारी रखते हो, वे कृपया तुरंत स्थानीय प्रशासन या रेलवे पुलिस को सूचित करें, ताकि मृतक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा सके। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बरुआ घाट बना पसंदीदा स्पॉट। दामोदर तट टूरिस्ट को कर रहा आकर्षित। बहती नदी व हरियाली आकर्षण का केंद्र। नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच बोकारो और आसपास के पिकनिक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए परिवार, युवा और पर्यटक सुबह से ही झीलों, पार्कों, पहाड़ियों और जलप्रपातों की ओर रुख कर रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोगों की पसंदीदा पिकनिक स्पॉट में से एक है बरुआ घाट। बोकारो स्टील सिटी और चंद्रपुरा के बीच स्थित बरुआ घाट इन दिनों एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल के रूप में उभरा है। सेक्टर 9 से लगभग 4 किलोमीटर दूर पचौरी गांव और रानी पोखर बस्ती के पास दामोदर नदी के किनारे बसा यह घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। गरीब छात्रों के चंदे पर टिप्पणी से भड़का विपक्ष। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो चुकी है। कल जीएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्यूआर कोड के जरिए चंदा इकट्ठा करने के मामले पर बयान दिया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि कोर्ट कचहरी के नाम पर क्यूआर कोड से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। ऐसा उन्होंने पहली बार सुना है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब अगली बार इस तरह लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करने वालों को सीधा जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री की मंशा और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मरांडी ने लिखा कि यह बेहद हैरान करने वाली बात है। जो व्यक्ति झारखंड को लूटकर अपने वकीलों की फीस चुका रहा हो, वहीं आज चंदा इकट्ठा कर न्याय मांगने वाले गरीब छात्रों का मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करते हुए कहा कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे यह बताएं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने से बचने के लिए रांची से लेकर दिल्ली तक वकीलों की पूरी फौज खड़ी करने में उन्होंने कितने करोड़ रुपए खर्च किए थे। मरांडी ने आरोप लगाया कि जिन छात्रों के पास संसाधन नहीं है, वे मजबूरी में चंदा और क्यूआर कोड का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वे मुख्यमंत्री की तरह सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। जमशेदपुर के चिड़ियाघर में बाघिन मेघना फिर बनी मां। 2 शावकों को दिया जन्म। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क से सुखद खबर सामने आई है। दरअसल टाटा जू की बाघिन मेघना ने 2 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है, जिससे न सिर्फ चिड़ियाघर परिवार बल्कि पूरे शहर में खुशी का माहौल है। लंबे समय बाद बाघ शावकों का जन्म झारखंड में वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को नई मजबूती देता है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क प्रबंधन ने जानकारी दी है कि बाघिन मेघना ने 27 नवंबर को इन दोनों शावकों को जन्म दिया था। चिड़ियाघर के तय प्रोटोकॉल और मां व शावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी आधिकारिक जानकारी कुछ समय बाद सार्वजनिक की गई। फिलहाल दोनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है।
झारखंड में पहली बार नशा तस्कर की 87 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त। राज्य को नशा मुक्त बनाने के अभियान में झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने न सिर्फ अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की है, बल्कि पहली बार अवैध कारोबार से अर्जित की गई चल और अचल संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी की है। चतरा पुलिस ने गिद्धौर थाना क्षेत्र के गिद्धौर गांव निवासी राजेश कुमार उर्फ राजेश दांगी की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज और जब्त करने की कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अवैध रूप से अफीम के कारोबार से भारी संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस ने रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गाड़ी गांव स्थित 2.47 डिसमिल जमीन पर बने 3 मंजिला पक्का मकान और गाड़ी गांव में ही 4.33 डिसमिल जमीन पर बने करकट शीट के मकान को सीज कर लिया है। इसके अलावा आरोपी के 5 बैंक खातों में जमा राशि को फ्रीज कर दिया गया है। जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 87,92,000 रुपए आंका गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 86.539 किलोग्राम अफीम, 5.259 किलोग्राम ब्राउन शुगर सहित अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। कोडीन कफ सिरप तस्करी, यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रांची के शैली ट्रेडर्स समेत 7 के खिलाफ लुकआउट नोटिस। पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध अंतर्राज्यीय तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का संचालन रांची से किया जा रहा था, जिसका मास्टरमाइंड भोला जायसवाल है। यूपी पुलिस की जांच में सामने आया कि जायसवाल फर्जी बिल टी बनाकर कफ सिरप की बड़ी खेप पड़ोसी देश बांग्लादेश तक भेजता था। इस मामले में यूपी पुलिस ने चंदौली जनपद के मुगलसराय क्षेत्र में 7 लोगों व फर्मों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये सभी लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए तस्करी के नेटवर्क को कवर दे रहे थे। पुलिस द्वारा किए गए फिजिकल इंस्पेक्शन में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह सभी नामों में से कोई भी मेडिकल स्टोर वास्तव में संचालित नहीं पाया गया है। इसके बावजूद इन फर्मों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ही कोडीन कफ सिरप की अवैध खेप के लिए बिल्टियां तैयार की जाती थीं। रामगढ़ में आर्मी पब्लिक स्कूल का आदित्य 69वें नेशनल स्कूल गेम्स बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयनित। आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट के छात्र आदित्य कुमार का 69वें नेशनल स्कूल गेम्स बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड की टीम में चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता 2 से 6 जनवरी 2026 तक राजस्थान के बाड़मेर जिले के PM श्री MGGS स्कूल में आयोजित होगी। आदित्य का चयन झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में रांची में आयोजित राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। चयनित होने के बाद आदित्य 30 दिसंबर को ही झारखंड टीम के साथ कोडरमा से बाड़मेर के लिए रवाना हो चुके हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर दिग्विजय सिंह ने चयनित होने पर आदित्य को शुभकामनाएं दी हैं और उनके अनुशासन व खेल भावना की सराहना की है। विद्यालय के प्राचार्य पंकज कुमार जैन ने भी बधाई देते हुए कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट में छात्रों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में उत्कृष्टता के लिए लगातार प्रेरित किया जाता है। विद्यालय के शिक्षकों ने भी आदित्य के उज्जवल भविष्य की कामना की है। नए साल से पहले मिर्जा चौकी पुलिस अलर्ट, हुड़दंगियों पर रहेगी कड़ी नजर। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी क्षेत्र में नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर जहां एक और उत्साह और उल्लास का माहौल है, वहीं दूसरी ओर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिर्जा चौकी पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। 31 दिसंबर की रात से लेकर 1 जनवरी तक पिकनिक स्पॉट, पार्क, होटल, पर्यटन स्थलों, नदी तालाबों के किनारे, प्रमुख सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हुड़दंग, तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाने और असामाजिक गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मिर्जा चौकी थाना प्रभारी रुपेश कुमार यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि नववर्ष का जश्न मनाने की पूरी छूट है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना इस बार पुलिस की शीर्ष प्राथमिकता है। नववर्ष को लेकर पुलिस की तैयारियां क्रिसमस से ही शुरू कर दी गई हैं। नववर्ष के अवसर पर पिकनिक स्पॉट, पार्क और पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना रहती है। इन स्थानों पर विवाद, मारपीट और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की आशंका को देखते हुए सभी सुरक्षा बलों को अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस केंद्र से अतिरिक्त बल भी उपलब्ध कराया जा सकता है। फेसबुक में लिंक क्लिक करते ही फोन हुआ है, खाते से उड़े 60,000 रुपए। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कोर्ट के पास रहने वाले आदित्य राय साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। ठगों ने उनके खाते से 60,200 रुपए की अवैध निकासी कर ली है। इसकी जानकारी मिलने पर आदित्य सीताराम डेरा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की शिकायत की है। आदित्य ने बताया कि वह पेशे से अधिवक्ता है। मंगलवार को वह फेसबुक चला रहे थे। इसी दौरान एक अनजान लिंक पर क्लिक करते ही उनका फोन बंद हो गया और फिर चालू नहीं हुआ। उन्होंने मोबाइल दुकानदार के पास मोबाइल बनवाया। मोबाइल चालू करते ही उनके खाते से रुपए कटने का मैसेज आया। खाते में कुल 60,211 रुपए थे। पुलिस के वाहन चेकिंग अभियान से मचा हड़कंप, 19 दोपहिया वाहनों का कटा चालान।
डुमरी के बनांचल चौक के समीप पुलिस ने देर शाम वाहन चेकिंग अभियान चलाया है, जिससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। चेकिंग अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ सुमित प्रसाद खुद कर रहे थे। जांच के दौरान 19 दोपहिया वाहनों का चालान भी काटा गया है, जिसमें ट्रिपल लोड, बिना हेलमेट के बाइक चलाते ड्राइवर, मॉडिफाइड साइलेंसर बाइक, ड्रिंक एंड ड्राइव करते ड्राइवरों का चालान काटा गया है। वहीं कई बाइकों को पुलिस ने जब्त कर थाने में ले गई है। इस दौरान कुछ होटलों को भी जांच किया गया है, जिसमें होटलों में ठहरने वाले लोगों का नाम पता वाले रजिस्टर और शराबों की जांच की गई है। इस दौरान एसडीपीओ ने बताया कि एसपी के निर्देश पर नए साल को लेकर इस तरह की जांच चलाई जा रही है, जो अभी लगातार चलेगी। इसको लेकर आम लोगों से पुलिस ने आग्रह किया है कि वे दोपहिया वाहनों में हेलमेट, जरूरी कागजात और ट्रिपल लोड लेकर न चले, जबकि 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाएं। चेकिंग अभियान में डुमरी थाना प्रभारी प्रणीत पटेल सहित पुलिस के जवान मौजूद थे। रांची में साउथ ऑफिस पाड़ा के एक अपार्टमेंट में मिला सिक्योरिटी गार्ड का शव। राजधानी के साउथ ऑफिस पाड़ा इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट से बुधवार की सुबह सिक्योरिटी गार्ड का शव मिला है। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार अपार्टमेंट परिसर में रहने वाले लोगों और अन्य कर्मचारियों ने शव देखा था। इसके बाद तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गार्ड की हत्या हुई है या फिर किसी अन्य परिस्थिति में मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। निलंबित आईएएस विनय चौबे के साले के खाते में इरफान इकबाल के खाते से आए लाखों रुपए, एसीबी की जांच शुरू। निलंबित आईएएस विनय चौबे और उनके परिवार के सदस्यों को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अब मोहम्मद इरफान इकबाल नामक व्यक्ति के खाते से विनय चौबे के साले श्रीपीज त्रिवेदी के खाते में बड़े पैमाने पर संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आया है। एसीबी ने इन तथ्यों के आधार पर मोहम्मद इरफान इकबाल को लेकर जांच शुरू कर दी है। एसीबी की जांच में पता चला है कि मोहम्मद इरफान इकबाल के बैंक खाते से श्रीपीज त्रिवेदी के एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ये राशि नकद, आईएमपीएस, नेफ्ट व आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 25 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन किया गया है। एसीबी ने जांच में पाया कि मोहम्मद इरफान इकबाल बार बार पैसे ट्रांसफर कर रहा था, जिससे संदेह है कि विनय चौबे और उनके परिवार के इस मामले में इकबाल की भी भूमिका है। वहीं एसीबी को यह भी मालूम चला है कि कंपनियों और फर्मों के माध्यम से अवैध संपत्ति को बार बार घुमाया गया है।